नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद के में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में और ये मेरी पहली क्लास है टीचिंग मेथड्स के ऊपर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो भैया टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, इनमें कोई फिक्स आंसर कुछ क्वेश्चनों का ही होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें चारों ही आंसर ऐसे लगते हैं कि यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि भैया अब किसको टिक करें, अब किसको टिक करें, यहाँ तो फंस गए। तो इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होता है। हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, सही तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि चारों क्वेश्चनों को पढ़ना होता है हमें पहले, और चारों क्वेश्चनों को हम पहले क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसके द्वारा हम पहले जो 3 गलत होते हैं पहले उनको हटाते हैं, फिर उनमें से एक जो सही होता है फिर उसको हम चूज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस पर बल देती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मतलब क्या है? एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा ना, एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर बल देता है एनसीएफ 2005? तो बताओ किस पर बल देता है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो अब इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? तो देखो, अगर हम बात करें इसमें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ये कह रहा है ओनली गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि कुछ ही शिक्षार्थी ऐसे होंगे जिनको गणित पढ़ाया जाएगा, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। गणित तो सबको पढ़ाया जाना चाहिए भाई, गणित तो सबको पढ़ाया जाना चाहिए। गणित तो बहुत आवश्यक सब्जेक्ट है, अपने डेली लाइफ में बहुत काम आता है गणित। तो ये ऑप्शन तो इसका हो नहीं सकता, ठीक है। अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर 2 पर कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता है, जो गणित पढ़ रहा हो उसके लिए प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला भी ऑप्शन हम देखते हैं बाद में क्या है। ये तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कहता है? शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स एबिलिटी, कि लॉजिक के आधार पर उसकी जो है एबिलिटी होनी चाहिए, के लिए प्रत्येक उनकी परीक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अब ये कौन सी बात हुई भैया कि गणित पढ़ाने के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी ही चाहिए? भाई किसी को नहीं आती तो नहीं आती, परीक्षा लेने का क्या मतलब है? नहीं जानता और नहीं जानता, उसको पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो सीखेगा वो। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चौथा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। निम्न उपलब्धिकर्ता कौन से होंगे? मतलब जो कमज़ोर हैं गणित में, जो गणित में कमज़ोर हैं, निम्न उपलब्धिकर्ता, यानी कि जिनकी उपलब्धि जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो निम्न स्तर पर करते हैं, कम करते हैं, तो उनके लिए गणित पाठ्यचर्या यानी गणित का सिलेबस अलग होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या बनाओ भाई, अलग सिलेबस बनाओ, फिर समावेशी शिक्षा का क्या महत्व रह गया भाई? प्रोग्रेसिव टीचिंग भी करानी है हमको, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, पहला भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। वैसे हालांकि ठीक तो आपको दूसरा ऑप्शन भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो तीनों तो बिल्कुल ही नहीं है ना, तो इसलिए हमें आंसर इसमें क्या मानना पड़ेगा? दूसरा वाला मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए।
एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो एनसीएफ साफ साफ कहता है कि जो गणित शिक्षण है या कोई सा भी शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक उसमें लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, यानी कि करके सीखेगा उसमें, तो ही वो बाल केंद्रित होगा। ठीक है, तो करने पर ज़्यादा बल देता है कौन? एनसीएफ 2005। तो इसलिए गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना ही नहीं चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित होना ही नहीं चाहिए, तो बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मूल्यांकन जो है वो किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उपलब्धि की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? उपलब्धि की जांच करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन उपलब्धि की जांच करते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। जब अपना रिजल्ट वगैरह आता है तो उससे उपलब्धि की जांच होती है, कितना पढ़ा हमने, क्या हमारा रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए। अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, तो अस्पष्ट अवधारणा कैसे पता लगा सकते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रोन्नति के लिए। कक्षा में प्रोन्नति के लिए मतलब कि कक्षा में रैंक हासिल करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपने टीचिंग मेथड में कभी भी अपन आंसर देते हैं ना, तो उसमें कभी भी लेवल की बात नहीं की जाएगी कि हमारा लेवल जो है, बच्चों को लेवल के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाएगा, प्रोन्नति के आधार पर या लेवल के आधार पर, स्कोर के आधार पर, कि किसी का स्कोर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वरीयता देंगे, सभी को समान रखेंगे। ये कहता है हमारा क्या टीचिंग मेथड्स कहते हैं। प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। मूल्यांकन किया जाता है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए थोड़ी किया जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है, यानी गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। ठीक है, गणित की पाठ्य पुस्तक क्या करती है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करती है। अवधारणा मतलब फैक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनका क्या करती है? स्पष्टीकरण करती है। सेकंड ऑप्शन है अवधारणाओं की क्रमबद्धता। गणित में क्रमबद्धता होती है। हम पहले चीज़ों को सीखते हैं, जैसे हम पहले गिनती सीखते हैं, फिर पहाड़े सीखते हैं, फिर जोड़ गुणा भाग वगैरह ये सीखते हैं। बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा, वो क्रम पर आधारित है। तो ये क्या है? क्रम ही तो बताता है ये। तो अवधारणाओं की क्रमबद्धता। नंबर 3 अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, यानी कि गणित को या गणित की अवधारणा को हमारे व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो गणित तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आता है। जितने भी हमारे व्यापार वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें गणित की बहुत महत्वता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। 1 मिनट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर बल देता है। रटने पर तो यार कोई भी बल नहीं देता, कोई सा भी टीचिंग मेथड हो, कोई कुछ भी बल नहीं देता रटने पर। तो जहाँ पर रटना आ गया ना, रटना दिख जाए, वो तो आपको देखते ही क्या करना है? गलत टिक कर देना है। करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। अब यार ये आ गया ना करके सीखने पर, तो यही आंसर होगा हमारा। करके सीखने पर जहाँ भी आपको दिख जाए वही आंसर होगा, चाहे एनसीएफ 2005 हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पर करके सीखने की बात आ गई, लर्निंग बाई डूइंग आ गया, तो ये हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा करके सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। सूत्र याद करना क्या हो गया? रटना ही हो गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का। देखो, जो गणित के वो होते हैं ना अपने, क्या बोलते हैं उनको, गणित के जो होते हैं ना, गणित की जो विशेषताएं होती हैं, गणित की विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि गणित क्या होती है? तार्किक होती है, लॉजिकल होती है गणित। तो ये ऑप्शन आ गया ना यहाँ पे,
तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, जहाँ पे तार्किक दिख जाए ना गणित में, वही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो गणित है ना वो लॉजिकल होती है, ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है। 2005 अधिगमकर्ता के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, नंबर 1 शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। अब देखो ये आ गया ना आपका चौथा वाला आंसर, गतिविधियों में शामिल करते हुए, यानी कि एक्टिविटीज़ में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। जहाँ पर शिक्षार्थी विद्यार्थी स्टूडेंट सक्रिय भागीदारी अपनी दिखा रहा है, वही ऑप्शन होगा। एनसीएफ 2005 कहता भी यही है कि सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर ही ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण किससे प्रारंभ होता है, तो अमूर्त गणित के जो अधिगम का प्रथम चरण है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रथम चरण से ही प्राथमिक स्तर से ही स्टार्ट हो जाए। प्राथमिक स्तर बोले तो आपका होता है 1 से 5 यानी कि 1 to 5th क्लास, ये होता है आपका प्राथमिक स्तर। तो अमूर्त गणित के अधिगम का जो चरण है वो इस प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से, ये आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ऑप्शन नंबर 2 समस्या समाधान कौशल का विकास करना, 3 है विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, 4th है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो एनसीएफ 2005 में ये लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे की जो थिंकिंग है ना उसका मैथमेटाइजेशन होना चाहिए, गणितीयकरण होना चाहिए उसका, ये कहता है एनसीएफ 2005। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ, यह है आगमन विधि का दोष क्या है। आगमन विधि का दोष क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है आगमन विधि, निगमन विधि। इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है टीचिंग मेथड में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एक तो आगमन विधि है, उपचारात्मक निदानात्मक वो हैं, शिक्षण है, मूल्यांकन है, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो आगमन विधि का दोष क्या है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता। भाई बालक की विधि रुचि का जो विकास है वो तो होता है। बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, बालक की सूझ एवं बुद्धि के लिए उपयोगी नहीं है, इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है आगमन विधि के द्वारा। ये दोष है एक आगमन विधि का कि बालक जो है वो अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि उसको समय तो सीखने में बहुत ज़्यादा लग जाता है लेकिन इतनी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है उसको। क्वेश्चन नंबर 11 है अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को, ये कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। जब आप टीचिंग मेथड पढ़ोगे कहीं से, फर्स्ट रैंक की बुक आती है, अच्छी बुक है, उसमें से पढ़ लेना टीचिंग मेथड्स। साइंस और मैथ के बहुत अच्छे टीचिंग मेथड दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट रैंक की बुक में, तो उसको परचेज कर लेना, उसमें से पढ़ लेना। सब कुछ उसमें स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए,
अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। बच्चे को समझ तो आए, जब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, जब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है तो वो कैसी विज्ञान, कैसी शिक्षा? बच्चे को समझ में तो आना चाहिए कम से कम। तो इस पर जोर देता है अच्छी विज्ञान शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव दिया, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो सुझाव दिया था वो दिया था आपका डेजी मॉरविल ने। किसने दिया था इसका सुझाव? डेजी मॉरविल ने। आपका दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है इसमें, डेजी मॉरविल ने इसका सुझाव दिया था। लेकिन इसके जो प्रस्तुतकर्ता की अगर मैं बात करूं तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं आपके, तो प्रस्तुतकर्ता हैं इसके कौन? मॉरिसन। मॉरिसन इसके क्या है? प्रस्तुतकर्ता हैं। और ये जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है ना, इसमें जो क्या होता है कि जो छात्र होता है वो सेल्फ स्टडी करता है, अपने आप पढ़ता रहता है, सेल्फ स्टडी करता है। टीचर उसकी हेल्प करता है, टीचर पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, उस पर ध्यान रखता है, सुपरविजन्स करता है। इसीलिए इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को सुपरविजन्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका? यह है श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर। क्यों आधारित है? क्योंकि जो अभिक्रमित अनुदेशन का जो संप्रत्यय दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन का जो संप्रत्यय दिया था वो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। दिया था कि नहीं स्किनर ने? तो स्किनर ने दिया था। और स्किनर आपका कौन है? स्किनर व्यवहारवादी है आपका, जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन भी इसमें आंसर क्या आ जाएगा? व्यवहारवादी मनोविज्ञान आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है। विज्ञान का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान को, अप्रत्यक्ष ज्ञान को, काल्पनिक ज्ञान को, ये सभी। तो आपको पता होगा कि जो साइंस होता है काल्पनिक ज्ञान को तो कभी मानता ही नहीं है। कभी काल्पनिक ज्ञान को मानता है क्या? भूत प्रेतों पर विश्वास करता है क्या साइंस? नहीं करता ना। तो काल्पनिक ज्ञान को मानता ही नहीं वो। और काल्पनिक ज्ञान ही क्या होता है? अप्रत्यक्ष ज्ञान। तो साइंस किसको मानता है? प्रत्यक्ष ज्ञान को। साइंस किस पर चलता है? प्रत्यक्ष पर चलता है साइंस, तो सत्य पर चलता है। जो चीज़ प्रयोगों द्वारा सत्य है, सिद्ध है, उसी को मानता है साइंस। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा इसमें आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। वह पद्धति जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने तथा कार्य करने के अवसर देती है, वह कौन सी ऐसी विधि है जो एक छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने और कार्य करने के अवसर देती है? तो इसमें ऐसी एक ही विधि है, वो कौन सी है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड हमेशा क्या करता है? एक छात्र को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने और कार्य करने के अवसर प्रदान करता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रायोजना विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष रचना द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? आगमन, निगमन, अभिक्रमित अधिगम, प्रायोजना, प्रयोगशाला। प्रत्यक्ष रचना के द्वारा क्या कर रहा है? स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है वो। तो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति तो एक ही विधि है। प्रत्यक्ष रूप से जो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करता है वो प्रायोजना के अंतर्गत ही करता है। किसके अंतर्गत करता है? प्रायोजना विधि के अंतर्गत। इसी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसी को? प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं इसी को। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन हैं? तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट हैं, या थॉर्नडाइक हैं, या नॉर्मन ए क्राउडर हैं, या स्टैनली हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ने ही तो दी थी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? समवाय के सिद्धांत का पालन करती है। यानी कि ऐसी इनमें से चारों में से कौन सी विधि है जो समवाय के सिद्धांत का पालन करती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि जो है वो समवाय के सिद्धांत का क्या करती है? पालन करती है। इसी को प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। और इस जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके जो जन्मदाता हैं वो हेनरी किलपैट्रिक हैं। और इसका जो संप्रत्यय दिया था वो जॉन डीवी के द्वारा प्रदत्त प्रयोजनवाद के आधार पर आधारित है ये।
यानी कि जो जॉन डीवी था वो गुरु था हेनरी किलपैट्रिक का। उसने जो है वो इसका बेस बताया था, आधार बताया था। और हेनरी किलपैट्रिक ने इस विधि को दिया था प्रायोजना विधि को। प्रायोजना विधि में होता क्या है कि कोई भी छात्र होता है वो सामाजिक वातावरण में सोशली रहकर सोशली रहकर क्या करता है, स्वाभाविक परिस्थितियों में अपना कार्य पूरा करता है समाज में रहकर। ठीक है, यह है प्रयोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यह है उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल के विकास से है। ऐसा उद्देश्य, अब हमें ये तीन पक्ष होते हैं ना, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा पक्ष है जिसमें ज्ञान का पुनः स्मरण होता है, पहचान होती है, बौद्धिक क्षमता होती है और कौशल विकास होता है। तो आप सबको पता है कि अगर जहाँ पे हमें पुनः स्मरण दी जाए, यानी कि स्मृति, मेमोरी पर आधारित कोई भी चीज़ होती है वो ज्ञानात्मक पक्ष पर ही होती है आधारित। ठीक है, तो जहाँ मेमोरी की बात आए या पहचान की बात आए, बौद्धिक क्षमता की बात आए, बुद्धि की बात आए, तो इन सब में हमारा क्या आंसर चलता है, ज्ञानात्मक पक्ष चलता है। जहाँ इमोशंस की बात आई वहाँ पर भावात्मक पक्ष होता है, और जहाँ पर कार्य करके सीखने की बात आई वहाँ पर क्रियात्मक पक्ष होता है। तो ये होते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। एनसीएफ 2005 कौन से सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, तो उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांत या लचीलेपन का सिद्धांत। तो 4-5 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। बाल केंद्रित सिद्धांत को ही मानता है एनसीएफ 2005। लर्निंग बाई डूइंग पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होता है, गतिविधि आधारित जो सीखना होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है एनसीएफ 2005। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड यानी कि टीएम के, जिसमें से 10 मैथ के थे, 10 क्वेश्चन हमारे साइंस के थे। 20 क्वेश्चन थे ये, तो इनको देख लेना। थैंक यू भाइयों। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।